हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गणतंत्र का सही मायने में अर्थ तभी चरितार्थ होगा जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान होगा और एकात्म मानववाद के मंत्र दृष्टा और महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर चलकर ही अंतिम व्यक्ति का उदय संभव है। इसीलिए समाज के संपन्न लोगों को समाज के वंचित वर्ग के उत्थान में योगदान करने का संकल्प लेना चाहिए, तभी गणतंत्र का असली अर्थ सार्थक होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गांव और वार्ड स्तर पर लोगों की समस्याओं के समाधान और गांव में व्यवस्थागत और ढांचागत विकास के उद्देश्य से ग्राम संरक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें प्रदेश सरकार के प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी ग्राम संरक्षक बनेंगे। वे गांव के विकास के संबंध में मुख्य बिंदुओं को नोट कर उसकी जानकारी जिला प्रशासन और सरकार तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। इससे अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाना सरल होगा और जो कमियां होंगी उनका त्वरित समाधान संभव होगा। मुख्यमंत्री बुधवार को ग्राम संरक्षकों से संवाद कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारियों से फोन के माध्यम से सीधा संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक गांव का चयन कर उसके संरक्षक बने। केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महान विभूतियों के पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इन पद्म पुरस्कार विजेताओं में करनाल के वरिष्ठ पशुधन वैज्ञानिक सेवानिवृत्त डॉक्टर मोतीलाल मदान का नाम शामिल किया गया है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज उन्हें बधाई देने उनके निवास पर पहुंचे। विज ने डॉक्टर मदान के पशुधन के क्षेत्र में उपलब्धियों को महान बताते हुए कहा कि इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। इनकी रिसर्च की बदौलत देश पशुपालन में बहुत तरक्की कर रहा है। आज इनके काम को सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। क्योंकि ये एक व्यक्ति नहीं होता है जो किसी अवार्ड के लिए होता है। एटलीस्ट हमारे लिए ये अवार्ड एक कम्युनिटी के लिए है। वो सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी जो मेरे साथ रही है, जिन्होंने इसका योगदान दिया है कि हमें ये चीज़ जो हम समझते थे कि विश्व में नहीं हो सकता है, लेकिन हमने वो करके दिखाया था उस वक्त। तो उसके लिए मैं अपने इस अवार्ड को उनके लोगों के लिए सबको डेडिकेट करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ काम किया। तो रियल मैसेज हमारी तरफ से है वो ये है कि हमारा देश जो है एक किसान प्रदेश देश है और किसान में हमारे पास किसानों के पास बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है और उनका जो आजकल हमने उठान करना है, अगर उनको उठाना है और हमने उनको रोज़गार की तरफ जो बढ़ाना है, डबलिंग ऑफ द इनकम की तरफ बढ़ाना है, उनका योगदान जो देश की उपलब्धि के लिए होना चाहिए उसको करना चाहिए। हरियाणा से खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित आंतल पद्मश्री के लिए चुनने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बधाई दी। सामाजिक कार्य में ओम प्रकाश गांधी, साइंस एंड इंजीनियरिंग में मोतीलाल मदान, साहित्य एवं शिक्षा में राघवेंद्र तंवर को भी पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। पद्मश्री के लिए चुने जाने पर इन शख्सियतों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो हमें पहले भी महसूस हो रही थी, सरकार ने मान्यता अब दी है तो इससे विशेष खुशी हुई है और आगे विशेष प्रोत्साहन मिला है। मुझे भी मिला है, मेरे साथियों को मिला, लेकिन सरकार ने मान्यता दी है, लेकिन नहीं बढ़ा है आपका, इसलिए तो बात सरकार ने लगा है। ये अवार्ड मिलकर इट इज़ अ ग्रेट ऑनर, मेरे लिए बहुत एक सम्मान की बात है और मेरे विषय पर जो एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हुई है और इस अवार्ड मिलने से मुझे और इंस्पिरेशन मिली है। एक मुबारक दिन है कि जिसके लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से और ये सारा रिसर्च परिवार जो इस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, धन्यवाद करता हूँ। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने चरखी दादरी में अधिकारियों की बैठक ली। चरखी दादरी पहुंचने पर जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने उनका स्वागत किया। चौधरी धर्मवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका सभी लोगों को लाभ मिलेगा।
चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा गरीब लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए उत्थान मेले का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि स्वयं सहायता समूह के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए ताकि बेरोजगारी की समस्या को समाप्त किया जा सके। हमारी खास मीटिंग का मकसद तो जो खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में, वो एक ऐसा तबका है जो सबसे कमज़ोर तबका माना जाता है, क्योंकि उन परिवारों में ना ज़मीन होती, ना व्यापार का दूसरा साधन होता, ना सर्विस होती। वो अपने ग्रुप के माध्यम से NRLM एक स्कीम है भारत सरकार की, लाइवलीहुड जिसको हम बोलते हैं, उस काम को बढ़ाने के लिए और स्कोप कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो हम उसको एग्रीकल्चर सेक्टर से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ज़मीन में बहुत सी चीज़ें ऐसी पैदा होती हैं जिसका फ़ायदा लेके हम, और ख़ासकर कोविड जैसी बीमारियों में, उनसे बना हुआ उत्पाद अगर हम बढ़ाएंगे जो सस्ता भी बनेगा और बढ़िया भी बनेगा, उसके लिए सभी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के कुछ एक, सारे ग्रुप तो नहीं बुलाए लेकिन कुछ एक ग्रुप बुलाए हैं ताकि उनसे विचार करके हम गौशालाओं से भी उनको जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो गवर्नर महोदय हैं देवर्थ जी, उन्होंने गुजरात में इस प्रकार का काम बहुत अच्छी प्रकार से किया है जी सर। एक दिन वो भी आएंगे और हम उससे गोबर का खाद है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, वो गौमूत्र से तैयार होती हैं, यानी ऐसे ऐसे उत्पाद जो जिसका रॉ मटेरियल भी हमें यहीं मिल जाए जी, और उसकी बिक्री भी यहीं हो जाए, और उसको हेल्प के लिए हम चाहे वो MP लेड से पैसा देना पड़े या हमें कहीं और स्कीमों से जोड़ के करें। ये इस आज की मीटिंग का मकसद केवल इतना है कि हम किस प्रकार से उन परिवारों को जिनके पास साधन के आए हो। यमुनानगर शहर के बीचों बीच ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और कारों पर सवार होकर हजारों की संख्या में किसानों ने तिरंगा यात्रा निकालते हुए टोल प्लाजा पर यात्रा का समापन किया। जगाधरी अनाज मंडी में इकट्ठे हुए किसानों ने सबसे पहले तिरंगा लहराकर राष्ट्रीय गान किया और उसके बाद किसान आंदोलन में साथ देने वाले वकीलों, आड़तियों और अन्य सामाजिक सेवा संस्थानों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया, जिसके बाद किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को 2 मिनट का मौन व्रत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, उन जवानों की याद में जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, आज उनके सम्मान में एक विशाल तिरंगा यात्रा यमुनानगर में हम इसको विजय जुलूस। नूंह विधायक और कांग्रेस विधायक दल उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने जिला प्रशासन और सरकार से मांग की थी कि खेतों में पानी निकासी की जाए और खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाए। अगर 26 जनवरी तक पानी निकासी और किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो लघु सचिवालय में 27 जनवरी को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज नूंह विधायक अपने सैकड़ों समर्थकों और किसानों के साथ लघु सचिवालय के सामने बेमौसम हुई बरसात के पानी की निकासी को लेकर धरने पर बैठ गए। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस के तीनों विधायकों ने चंडीगढ़ में आला अधिकारियों के समक्ष और विधानसभा में भी बेमौसम बरसात की वजह से हुए नुकसान के लिए किसानों की मांग उठाई थी। आज हम अपने, वैसे तो पूरे प्रदेश में अत्यधिक और बेमौसमी बारिश होने की वजह से किसानों की जो फसल है और जो कई जगह जल भराव की स्थिति है, कई जगह बुआई नहीं हुई है, उसके संबंध में हम इस किसान विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार है उसके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन जो है वो करने को मजबूर हुए हैं। और आज हम ये इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सर्वविदित है कि आज की चाहे राज्य की सरकार हो चाहे मोदी की सरकार हो, ये किसान विरोधी हैं। आप देख सकते हो 3 कृषि
के जो काले कानून थे उनको भी इस सरकार ने सही माना था, और किसानों ने 700 किसानों ने जब अपनी कुर्बानी आहुति दे दी उस संघर्ष में, जब जाके इस सरकार की नींद खुली थी और इन्होंने मजबूर होके उस काले कानून को वापस लिया। देश के किसानों से इन्होंने माफ़ी मांगी। आज आप देख सकते हो कि हरियाणा में चाहे किसान की बात करें, चाहे बुआई के समय उसको खाद की ज़रूरत पड़े, डीएपी की ज़रूरत पड़े, यूरिया की ज़रूरत पड़े, जब इस सरकार को जो है वो उपलब्ध नहीं कराई जाती, जब हमें बीज की ज़रूरत पड़े किसानों को, जब बीज नहीं मिलता, जब मंडी में हमारी जो फसल तैयार होके जाती है, ये दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर उन्हें पूरा करने की मांग कर रही है। रेवाड़ी के सुभाष पार्क में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी वर्करों के धरने का आज 51वां दिन था। आंगनबाड़ी वर्करों ने कहा कि कल महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा से उनकी मुलाकात हुई, बात बनने ही वाली थी, लेकिन अचानक कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने उनकी बात को बनते बनते फिर से बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब मंत्री और उनके 5 सदस्य टीम की बात चल रही थी तो अचानक विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने उनकी बात को काटते हुए कहा कि 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री के सामने हुई वार्ता में उनकी बातों को मान लिया गया, फिर अब डरना किस बात का। इसके बाद ही मिलने का समय समाप्त कर दिया गया। इसी बात को लेकर आंगनबाड़ी वर्करों में विधायक लक्ष्मण सिंह को लेकर काफी रोष है और हम इसको लगभग 1.25 महीना हमें हो गया है। हम लगातार शहर के अलग अलग एरिया में जा रहे हैं और हम इस तरह की मुहिम हमने चलाई है कि हम लोग पहले एक राउंड में हम लोगों को समझाते हैं, दूसरे राउंड में हम खुद साफ सफाई करते हैं और तीसरे राउंड में फिर हम कार्रवाई भी करते हैं, क्योंकि हम लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। ये जो स्वच्छ रेवाड़ी जो हमारा अभियान है, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी डिपार्टमेंट विशेष का नहीं, बल्कि सभी शहरवासियों का अभियान है और सभी को इसमें सहयोग देना होगा, तभी हम इसको सफल बना सकते हैं, तभी हम इसकी जो हमारा उद्देश्य है उस तक पहुंच सकते हैं। देखिए, मैं ये मानती हूं कि जिस तरीके से हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक होते हैं, उस तरीके से हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। और कोई कपड़े या कुछ हमारा जो पर्सनालिटी होती है वो हमारे कर्तव्यों को डिफाइन नहीं करती। अगर मुझे झाड़ू लगानी पड़े अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। और वैसे भी नगर परिषद ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं इस स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अगर मुझे सड़कों पे झाड़ू लगानी पड़े, मैं लोगों से कह रही हूँ कि मुझे बुलाइए, बताइए, मैं खुद साफ करूँगी। लेकिन उधर फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों की समस्या जानने पहुंची राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने कहा कि आयोग सफाई कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सरकार बनते ही स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए जो सफाई कर्मचारी हैं, जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति हैं, इस कर्मचारी वर्ग की जो भी आश्रित होते हैं, उनके पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग काम करता है। और हम इनको कैसे आर्थिक, सामाजिक और जो शैक्षणिक जो हमारे समस्याएं होती है कर्मचारियों की, हम उनको कैसे इनको निजात दिला सकते हैं, इनको कैसे हम उस समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं, इसके लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग काम करता है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत इस स्वच्छ भारत मिशन से करी। और उनका जो एक सोच है इन कर्मचारी वर्ग के लिए, इस समाज के लिए, उन्होंने अपने मन में बहुत ही संवेदनशीलता बना के रखी है। वो बहुत ही इनके ऊपर विचार करते हैं। और जैसे आप देखिए, अभी जो लेटेस्ट था हमारे बनारस में कॉरिडोर का जो उद्घाटन था, उसमें भी सफाई कर्मचारियों के साथ में बैठकर भोजन करना एक मतलब एक बहुत ही उच्च मानसिकता का परिचायक होता है ये चीज़। कुंभ के मेले में इलाहाबाद प्रयाग में उन्होंने जो उनके चरण कमलों को पखार कर और उनका जो इतना मान सम्मान बढ़ाया है, उससे
बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है और ऐसा लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इन कर्मचारी वर्ग के लिए बहुत ही संवेदनशील है और इसीलिए उन्होंने आयोग को एक शाखा फरीदाबाद नगर निगम में भी चलती है, पलवल में भी है, बल्लभगढ़ वगैरह भी, ये सारे जो फरीदाबाद नगर निगम के अंदर आते हैं। तो हमारे साथियों की जो हमारे पदाधिकारी हैं उनकी काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, कई तरीके से शोषण हो रहा है। तो हमने प्रयास किया अपने लेवल पे, पिछले जो आयुक्त थे आपके उनसे भी मैंने मीटिंग कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से नकारात्मक जवाब मिलते रहे। जी मैडम कोरोना है, मैडम बिजी है, तो मीटिंग नहीं हो पाई। फिर मुझे मजबूर होकर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी में कंप्लेंट करनी पड़ी और आज उसी सिलसिले में अंजना पवार जी को हम लेकर आए हैं यहाँ पर। मीटिंग होगी, मीटिंग में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस होगी और जो समस्याएं। पूरे देश में जहां समाज के सभी वर्गों के 100% वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, वहीं हरियाणा के यमुनानगर में भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यमुनानगर के डीएवी पब्लिक स्कूल में सर्व जागरूक मंच द्वारा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी कपिल मुनीश गर्ग ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि पिछले 2 साल से हमारा देश, पूरा संसार जो है पैंडेमिक कोविड से, कोरोना से जूझ रहा है। हम सभी इसके प्रति वैक्सीनेशन के थ्रू, सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू, प्रॉपर सेंसिटाइजेशन के थ्रू इसके साथ फाइट कर रहे हैं। आज हम डीएवी पब्लिक स्कूल प्रोफेसर कॉलोनी के अंदर सर्व जागरूक संगठन के थ्रू यहाँ पर हेल्पिंग हैंड की तरह वैक्सीनेशन कैरी आउट कर रहे हैं फॉर 15 to 18 एज ग्रुप एंड अबव ऑफ 18 प्लस बूस्टर डोज ग्रुप के लिए हम यहाँ पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अभी तक सुबह से हम लोग यहाँ पर तकरीबन 40 के अराउंड बच्चों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसके लिए हमने प्रॉपर इंतजाम देखा है, यहाँ पे स्कूल के थ्रू बहुत अच्छे से इंतजाम किया गया है। प्री एंड पोस्ट वैक्सीनेशन रूम बनाए गए हैं, वैक्सीनेटर के लिए प्रॉपर प्लेस है हमारे पास, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, वैक्सीन लगाई जा रही है। पोस्ट वैक्सीन के लिए हम लोग बच्चों के ऊपर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं। हमें स्कूल की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से पूरा कोऑर्डिनेशन, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। शासन है, खासतौर पे जो हमारा सीएमओ ऑफिस है वो पूरा बढ़ चढ़ के इसमें काम कर रहा है ताकि हम 100% का जो एक टारगेट है इस आयु वर्ग में वैक्सीनेशन का, उसको जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। तो इसमें यही भी निर्णय लिया गया था प्रशासन के द्वारा कि स्कूल के अंदर ही बच्चों को बुलाया जाए और वहीं पे उनके लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए। तो आज इस प्रकार की व्यवस्था डीएवी स्कूल यमुनानगर में की गई है और मुझे यहाँ बतौर मुख्य अतिथि आके बहुत ही खुशी हो रही है और मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में बहुत ज़्यादा मतलब उत्साह है, उनमें किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। वो पूरी तरह उनकी समझ में ये बात आ गई है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो अभी 3rd वेव कोरोना की आई है उसमें हम देख रहे हैं कि उस तरह का जो प्रभाव था जो 2nd वेव में देखने को मिला था, वो जो भी लोग इससे इन्फेक्टेड हो गए उन पे नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन व्यापक स्तर पे जो हुआ जिले के अंदर या पूरे देश भर में, प्रांत भर में हुआ है, ये उसका परिणाम है। तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर किसी की कोई भी डोज पेंडिंग है तो उसको जल्दी से जल्दी लग। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने स्वास्थ्य विभाग को बधाई देना चाहूँगा कि यमुनानगर में जो पॉपुलेशन के हिसाब से 100% का टारगेट पूरा हो चुका है। और क्योंकि यमुनानगर में एक बहुत बड़ी संख्या माइग्रेंट्स की भी है, स्टूडेंट्स भी आते हैं, लेबर भी बहुत ज़्यादा है, उनको भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग को बधाई। और स्वास्थ्य विभाग के साथ जो संस्थाएं लगी हुई हैं, जैसे सर्व जागरूक संगठन लगा हुआ है, अपने रजत जी काफ़ी वैक्सीनेशन कैंप्स आयोजित कर रहे हैं और जिस प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है डीएवी संस्था, उनका पूरा सहयोग है इस प्रकार के कार्यक्रम करने में। तो मैं इन सबको बधाई देना चाहूँगा कि प्रशासन के सहयोग ये लोग कर रहे हैं और लोगों को बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है और लोगों को इम्यूनिटी मजबूत हो रही है। और आपने एक चीज़ और देखा होगा, इस समय जो हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नूंह जिले के भादस गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जिला संयोजक अंशुल सैनी को लंबे समय से भादस गांव में राशन वितरण करने वाले डिपो होल्डर शमीम अहमद के खिलाफ शिकायत मिल रही थी कि शमीम अहमद डिपो धारक इलेक्ट्रॉनिक कांटों में गड़बड़ी करते हुए राशन कम दे रहा है, जिसकी सूचना पर आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जिला संयोजक अंशुल सैनी भादस गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गरीब लोगों को कम राशन दिया जा रहा है। मौके पर 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे मिले, जिसकी शिकायत नगीना थाना में की गई। मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने डिपो धारक सहित दोनों इलेक्ट्रॉनिक कांटों को भी अपने कब्जे में ले लिया। गांव भादस का रहने वाला हूं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिला नूंह का मैं संयोजक का दायित्व निभा रहा हूं। और आज का मामला ये है जी, भादस गांव में शमीम अहमद डिपो धारक है, जो कि पहली बात तो हमारा गांव का नहीं है। उसने हमारे गांव से 2 लाइसेंस बनवाए हुए, 2 मशीन है उसके पास, एक उसके भाई के नाम से, खुद के नाम से। उसकी लगातार कई महीनों से शिकायतें मिल रही थी कि वो राशन कम देता है और जो तोल करता है, तोल में भी गड़बड़ी है जी। तोल जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा होता है वो फिक्स किया हुआ है, उसमें 5 किलो 6 किलो की गड़बड़ है। तो आज जैसे ही मैं मौके पे पहुंचा तो मेरा वेट जो है मैंने करके देखा, उसमें 65 किलो मेरा वेट है, लेकिन उसमें ज़्यादा आ रहा था, 68 किलो 300 ग्राम के समथिंग। उसकी वीडियो भी हमने बनाई हुई है। मौके पे जैसे ही उसकी गड़बड़ी पकड़ी गई तो उसने दूसरा कांटा निकाल करके उसको बदलने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बदलने की कोशिश करी तो हमने दोनों ही कांटों की वीडियो बना ली। फिर उन दोनों में ही डिफरेंस आ गया था जी। तब तक SHO नगीना जो है पहुँच गए थे, DC साहब को अवगत कराया गया। तुरंत जो है SHO साहब भी मौके पहुँच गए, कांटे भी बरामद कर लिए और जो शमीम अहमद डिपो धारक है उसको भी SHO साहब ले आए थाना में। टेलीफोन से सूचना मिली थी गांव थाने में कि भादस गांव में जो डिपो होल्डर है वो जो सरकारी अनाज जो बांट रहा है उसमें घपलेबाजी कर रहा है। उसके पास 2 कांटे हैं, जिनमें से एक कांटे से कम तोलता है, एक से जो है ठीक तोलता है। जो कम तोलने वाले कांटे से अनाज तोल के जो है ग्राहकों को दे रहा है। सूचना पे वहाँ गए थे, वहाँ से दोनों कांटे ले आए हैं और डिपो। वहीं फतेहाबाद में घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन और लॉकेट छीनने का मामला सामने आया। CCTV में चेन छीनने की वारदात कैद हो गई। पल्सर मोटरसाइकिल पर आए 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। छीनते समय महिला के गले की चेन टूट गई थी, जिस वजह से आधी चेन और लॉकेट लेकर युवक फरार हो गया। पुलिस ने महिला के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल CCTV के आधार पर बाइक सवार युवकों की तलाश की जा रही है। इसमें हमारे जो है 2 ये पल्सर बाइक के ऊपर 2 लड़के आए थे और इन्होंने जो एक वारदात है मॉडल टाउन जो बस स्टैंड चौकी के अंदर रहता है फतेहाबाद वहाँ करी है। उसमें एक वृद्ध महिला थी 62 साल की, वो अपने घर के बाहर जो पार्क है वहाँ बैठे हुए थे। 2 लड़के बाइक पे आते हैं और एक लड़का बैग पर उतर के उनसे किसी का पता पूछते हैं और चैन को झपट के चली जाती है, जिसमें उनकी आधी चैन टूट गई थी, आधी वो ले गई। और ये पल्सर बाइक थे ब्लैक कलर की और इसके संबंध में FIR दोनों रजिस्टर्ड कर ली गई है 379A34 IPC के में। उधर बहादुरगढ़ में एयरफोर्स के एक रिटायर्ड कर्मचारी की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। वारदात बहादुरगढ़ के डाबोदा खुर्द गांव की है। मृतक की पहचान 70 वर्षीय महेंद्र सिंह के रूप में हुई। महेंद्र सिंह एयरफोर्स के रिटायर्ड कर्मचारी थे और रात के समय अकेले सो रहे थे। सुबह के समय जब उनका बेटा पहुंचा तो उसने देखा कि महेंद्र सिंह फर्श पर मृत अवस्था में पड़े हैं और कमरे में चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। उसने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। SP अमित यशवर्धन का कहना है कि वारदात प्राथमिक दृष्टि से लूट और हत्या की लग रही है। सुबह करीब 7 बजे हमें जानकारी मिली कि महेंद्र नाम का व्यक्ति है जो करीब 70 वर्ष का है, तो वो मृत हालत में मिला है और काफ़ी उसको चोटें लगी हैं, पेट में कट है, सर में चोटें हैं और अभी ये लगता है कि लूट की वारदात है। तो उसमें हम एफर्ट्स कर रहे हैं और जो भी संदिग्ध व्यक्ति है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। रात के समय अकेले ही थे सर घर में? अभी जो लग रहा है अकेले थे वो। कितने आदमी आए होंगे सर? ये कहना भी मुश्किल है। कोई रंजिश सर पुरानी? ये चीज़ भी एनालाइज कर रहे हैं हम लोग और समय अनुसार वेरीफाई होगा। अभी क्या कार्रवाई की गई सर? अभी टावर डंप लिए गए हैं, CDR एनालाइज करी गई है
और जो उनके परिजनों से बात की गई है। हत्या हुई कि वहीं नूह थाने में तैनात एसपीओ आपको बता दें, उनके खिलाफ रेप का मामला जो दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित मिस्कीन पुत्र साकिर निवासी ने गोलपुरी थाना सदर में दरख्वास्त दी थी और बताया था कि आज से करीब 2 साल पहले रुकमुद्दीन ने एक अन्य साथी तालिम पुत्र हारून निवासी भड़गाका की मदद से मेरा अपहरण कर मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ बलात्कार किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिसे वायरल करने की बार बार धमकी देकर मुझे अपने गांव भड़गाका में स्थित घर पर बुलाकर जबरदस्ती की और मेरी मर्जी के खिलाफ लगातार बलात्कार किया। इस मामले को लेकर डीएसपी सुधीर तनेजा ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ, क्या है? रुकमुद्दीन के खिलाफ जो हमारा एसपी हुआ है 376 आईपीसी का मुकदमा मिस्कीना नाम की औरत जो गोलपुरी में रहती है उसने दर्ज करवाया है। उससे पहले रुकमुद्दीन ने इनके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया कि अलमारी में से इन्होंने कुछ हमारे गहने और जेवरात पैसे वगैरह चोरी कर लिए हैं। और उस संबंध में मिस्कीना नाम की औरत ने दरख्वास्त दी थी एसपी साहब को, जो दरख्वास्त मेरे मार्क हुई थी, जो मैंने इसकी जाँच करी थी। जाँच करने उपरांत मैंने मिस्कीना का भी मुकदमा दर्ज कर दिया है और आईओ हमारा सदर थाने का है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।